हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन 11th क्लास के जो रसायन विज्ञान का जो टॉपिक है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल, उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसको सिंपलेस्ट वे से समझाएंगे। आई बात समझ में क्लियर? कौन सा? रदरफोर्ड। पहली चीज़ है परमाणु मॉडल क्या होता है। तो परमाणु मॉडल क्या होता है कि किसी भी परमाणु की जो आंतरिक संरचना है कि परमाणु में जो मूल कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, वो किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं परमाणु में, उनका अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है? परमाणु मॉडल। सबसे पहला आपने पढ़ा है, ये 9th क्लास में आया है, थॉमसन परमाणु मॉडल। 9th क्लास में आ गया कि थॉमसन में अपने पढ़ा है कि जो आवेश है तरबूज परमाणु एक तरबूज की तरह होता है, और तरबूज में जिस प्रकार से आवेश वितरित, तरबूज में जिस प्रकार से बीज वितरित रहते हैं, उसी प्रकार से परमाणु में क्या रहता है? आवेश वितरित। अब दूसरा है जो परमाणु मॉडल है, क्लास 11th में है, वो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, या इसको नाम देते हैं रदरफोर्ड प्रयोग। तो रदरफोर्ड ने क्या किया कि अल्फा कणों की बौछार एक सोने की पतली पर्णिका पर करवाई, थिन लीफ पर। अल्फा कण क्या होंगे? अल्फा कण समझो ये हीलियम परमाणु जिसमें 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन और ये इसके चारों ओर 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अगर इसके दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो क्या बचेंगे? आपके 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, -2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो ये कहलाते हैं अल्फा कण। आई बात समझ में? अल्फा कण क्या होंगे? हीलियम परमाणु में से कितने? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो हीलियम नाभिक बचेगा। हीलियम नाभिक ही क्या कहलाएगा? अल्फा कण। इसे अल्फा कण को प्रदर्शित करते हैं, यूं प्रदर्शित करते हैं 2He4, जिस पर आवेश कितना होता है? +2। 2He4 अल्फा कण, और इस पर आवेश कितना होगा? कितना होगा? +2। तो ये एक अल्फा कण का स्रोत था, सोर्स, और ये एक सोने की पतली पर्णिका, और ये चारों ओर कौन सी? फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगी रहती है। फ्लोरोसेंट स्क्रीन में क्या गुण होता है? इस पर जब भी कोई भी पार्टिकल इससे टकराता है, इस स्क्रीन से, तो इस पर पॉइंट बनता है, निशान बनता है, तो पहचान में आ जाती है कि कौन सी जगह है जो कण है वो इससे टकराया। तो रदरफोर्ड ने क्या प्रयोग किया कि सोने की पतली पर्णिका पर अल्फा कणों की बौछार करे। बहुत पतली पर्णिका, फॉइल थी, बहुत थिन फॉइल, उस पर अल्फा कणों की बौछार करवाई। अल्फा कणों की बौछार कराई तो क्या पाया कि इस पर्णिका पे, तो उसमें से अधिकांश अल्फा कण क्या हो गए? आर पार गुजर गए, बिना विचलित हुए आर पार गुजर गए। कुछ अल्फा कण क्या हुआ? अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए, डेविएट हो गए, और लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण वापस लौट कर आया। लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण लौट के आया। तो रदरफोर्ड ने क्या प्रयोग किया कि सोने की पतली पर्णिका पर अल्फा कणों की बौछार करवाई, और अल्फा कणों की बौछार करवाई तो ये प्रयोग किया। इससे ऑब्जर्वेशन, पहला क्या किया इसने? प्रयोग। रदरफोर्ड ने क्या किया? प्रयोग क्या किया कि अल्फा कणों की बौछार किस पर कराई? सोने की पतली पर्णिका पर करवाई, और पर्णिका में से अधिकांश अल्फा कण हैं वो सीधे के सीधे गुजर गए। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए, और लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण वापस लौट कर आ गए। ये तो हुआ प्रयोग। दूसरा पॉइंट है, इसमें क्या प्रेक्षण? ऑब्जर्वेशन। सेकंड है प्रेक्षण, या जिनको नाम देते हैं अपन ऑब्जर्वेशन। तो क्या ऑब्जर्वेशन प्राप्त हुआ? नंबर 1, अधिकांश अल्फा कण इस पर्णिका में से आर पार चले गए। पहला, अधिकांश अल्फा कण वो पर्णिका में से क्या गुजर गए? अधिकांश अल्फा कण आर पार गुजर गए। आई बात समझ में? अधिकांश अल्फा कण इसमें से आर पार गुजर गए। दूसरा, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से क्या हो गए? विक्षेपित हो गए। कुछ अल्फा कण मार्ग से विक्षेपित हो गए।
हो गए। और तीसरा क्या ऑब्जर्वेशन आया सी कि लगभग 20,000 अल्फा कणों में से एक वापस लौट कर आ गया। अल्फा कणों में से एक वापस लौटा। ये ऑब्जर्वेशन प्राप्त हुई, ये अपने को प्रेक्षण प्राप्त हुई। अब इन प्रेक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया। ये प्रेक्षण प्राप्त हुई, इनसे निष्कर्ष निकाले। निष्कर्ष के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया। क्या पाया? पहला कि अधिकांश अल्फा कण अगर इस पर्णिका में से आर पार गुजर गए, इसका मतलब है कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है। पर्णिका में से आर पार गुजर गए, इसका मतलब है पहला निष्कर्ष आया। आर पार कैसे गुजरेंगे? जब कोई चीज से नहीं टकरा रहे हों, सीधे सीधे गुजर रहे हों। तो इससे पहला निष्कर्ष आया कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? खोखला होता है। आई बात समझो। दूसरा क्या था? कुछ अल्फा कण क्या हुआ? अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए। अब अल्फा कण पे भी क्या है? +2 पॉजिटिव चार्ज है। अल्फा कण पे भी कौन सा है? +2 पॉजिटिव चार्ज है। और यहां भी कोई पॉजिटिव चार्ज वाली चीज से टकराए हैं और टकराए हैं उस जिससे इनका मार्ग जो है विक्षेपित हो गए। अब पॉजिटिव चार्ज वाली चीज कौन सी थी? नाभिक। तो अल्फा कण किससे टकराए? नाभिक से। और नाभिक पे भी कैसा आवेश था? धन आवेश। धन आवेश, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। इसलिए अल्फा कण क्या हो गए? अपने मार्ग से क्या हो गए? विक्षेपित हो गए। और कुछ ही टकराए, इसका मतलब है धनावेश एक छोटे से भाग में केंद्रित होता है और वो कहलाता है नाभिक। तो रदरफोर्ड के मॉडल का जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग था वो था, इसने किसकी खोज की? नाभिक की। नाभिक कैसा होता है? धन आवेशित। इसलिए पढ़ते हैं रदरफोर्ड मॉडल का, कि अपने को पढ़ने का इसका उद्देश्य क्या है कि अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए मतलब ये अल्फा कण पे भी धनावेश है, ये धनावेशी चीज से टकराए और कुछ कण टकराए जिससे अपने मार्ग से क्या हो गए? विक्षेपित हो गए। तो ये कुछ कण टकराने वाले कौन से थे आपके? ये अल्फा कण किससे टकराए? नाभिक से। और ये रदरफोर्ड की सबसे इंपॉर्टेंट खोज है इस मॉडल की, कि रदरफोर्ड ने ही किसकी खोज की थी? नाभिक की खोज की थी। तीसरा, 20,000 में से एक अल्फा कण वापस लौट के आया। 20,000 में से एक कण अल्फा कण लौट के आया। इसका मतलब है जो द्रव्यमान है परमाणु का वो एक छोटे से भाग में केंद्रित होता है और वो कहलाता है नाभिक। नाभिक परमाणु के मुकाबले बहुत छोटा होता है, इसलिए सिर्फ 20,000 में से एक अल्फा कण ही वापस लौट कर आया। नाभिक परमाणु के मुकाबले 10⁻⁻5 गुना छोटा होता है, इसलिए सिर्फ 20,000 में से एक कण ही वापस लौट कर आया। यह है रदरफोर्ड के। तो तीसरे इसके रदरफोर्ड मॉडल के निष्कर्ष में पहला आया कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। आई बात समझ में? खोखला क्यों होगा? क्योंकि जब इसमें से अल्फा कण सीधे के सीधे आर पार जा रहे हैं, अधिकांश अल्फा कण वो किसी चीज से टकरा ही नहीं रहे, और अल्फा कण एक आवेशित और द्रव्यमान वाला कण है, तो जो टकराए नहीं तो मतलब खाली जगह में से आर पार निकल गए, इससे रिजल्ट आ गया। दूसरा कि जो परमाणु का जो द्रव्यमान है वो एक किस में केंद्रित हो? नाभिक। और नाभिक में कौन सा आवेश होता है? धन आवेश। तो ये दूसरा इसका जो निष्कर्ष है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? नाभिक की खोज की थी। कैसे पता चला कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से क्या हो गए? विक्षेपित हो गए। तो अर्थात अल्फा कण नाभिक से टकराए और नाभिक में भी धनावेश था, अल्फा कण पे भी धनावेश था, तो वो अपने मार्ग से क्या हो गए? विक्षेपित हो गए। तो इससे हुआ कि परमाणु का जो नाभिक है वो कैसा है? धन आवेशित है। नाभिक धन आवेशित है, धन आवेशित है।
तीसरा इससे निष्कर्ष आया कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान एक छोटे से भाग में केंद्रित होता है, बहुत छोटी सी जगह है। छोटे से भाग का मतलब है ये जैसे परमाणु है तो ये नाभिक है, परमाणु का द्रव्यमान एक छोटे से भाग में ही केंद्रित होता है, इसलिए सिर्फ 20,000 में से एक कण ही वापस टकराकर वापस लौटा। तो परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान एक छोटे से भाग में केंद्रित होता है। परमाणु का द्रव्यमान एक छोटे से भाग में केंद्रित होता है, भाग में केंद्रित होता है, जिसको क्या नाम दिया गया? नाभिक। ये रदरफोर्ड के निष्कर्ष हैं। रदरफोर्ड ने सबसे पहले ये निष्कर्ष निकाले। तो इसके आधार पर जो रदरफोर्ड का अपन रिजल्ट देखें तो रदरफोर्ड ने जो सबसे इंपॉर्टेंट खोज की वो नाभिक की खोज की, और नाभिक से रिजल्ट निकाला कि नाभिक कैसा है? धन आवेशित है। आई बात समझ में? इसका पढ़ने का उद्देश्य है कि रदरफोर्ड ने किसकी खोज कर दी? नाभिक की। अब इस मॉडल में दोष थे, इस मॉडल में भी कुछ क्या थे? दोष थे। इसका दोष, पहला दोष, अगर ये नाभिक है, नाभिक बता दिया धनावेशित, इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है तो इसकी ऊर्जा में लगातार ह्रास होता जा रहा है, और ऊर्जा में ह्रास होगा तो इसके पथ का आकार छोटा होता जाएगा, और इलेक्ट्रॉन किस में गिर जाएगा? इस मॉडल के अनुसार किस में गिर जाना चाहिए? नाभिक में गिर जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो चारों ओर नाभिक के चक्कर लगा रहा है तो इसकी ऊर्जा में लगातार कमी होगी, और कमी होते होते इलेक्ट्रॉन किस में गिर जाएगा? नाभिक में गिर जाएगा, और नाभिक में गिर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो परमाणु का स्थायित्व भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इस मॉडल के अनुसार परमाणु का स्थायित्व की व्याख्या नहीं की, जबकि परमाणु क्या होता है? स्थायी होता है। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था या दोष था कि ये मॉडल ये नहीं बताता कि परमाणु स्थायी क्यों है। इसके अनुसार तो परमाणु कैसा होना चाहिए था? अनस्टेबल, अस्थायी होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में लगातार चक्कर लगाते लगाते नाभिक में गिर जाता, और नाभिक में गिर जाता परमाणु खत्म हो जाता। तो ये इसकी, जबकि परमाणु कैसे हैं? स्थायी हैं। तो ये मॉडल व्याख्या नहीं कर पाता परमाणु स्थायी क्यों है। दूसरा दोष इसका, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा में कमी हो रही है, कार्य किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन के, तो चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा में लगातार कमी हो रही है, तो उसका स्पेक्ट्रम कैसा आना चाहिए? सतत आना चाहिए, कंटिन्यूअस आना चाहिए। जबकि वास्तव में स्पेक्ट्रम कैसा आता है? स्पेक्ट्रम रेखीय आता है, परमाणु का रेखाएं आती हैं इस तरह की, जबकि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन रुक ही नहीं रहा, लगातार चक्कर लगा रहा है, तो गति में क्या हो रही है? लगातार वृद्धि हो रही है, और ऊर्जा में लगातार क्या हो रही है? कमी हो रही है, और ऊर्जा में परिवर्तन अपन स्पेक्ट्रम के द्वारा मापते हैं। तो स्पेक्ट्रम कैसा आना चाहिए? सतत आना चाहिए। जबकि इसके अनुसार एक्चुअल में जो मॉडल के जो स्पेक्ट्रम निकाला गया तो वो कैसा आया? रेखीय आया। ये रदरफोर्ड के दो दोष हैं। इसके कारण से फिर आगे आया कौन सा? बोर मॉडल। पहला वो दोष समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा लगातार ह्रास हो रही है, तो उसके पथ का आकार भी छोटा होता जा रहा है, और एक समय ऐसा आएगा इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो परमाणु है उसका स्थायित्व खत्म हो जाएगा। इस मॉडल के अनुसार तो परमाणु कैसा होना चाहिए? अस्थायी होना चाहिए, जबकि परमाणु क्या है? स्थायी। ये व्याख्या नहीं कर पाता। दूसरा, चक्कर लगा रहा है तो ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, लगातार परिवर्तन हो रहा है, इसलिए स्पेक्ट्रम कैसा आना चाहिए? स्थित आना चाहिए। जबकि रेखीय स्पेक्ट्रम आता है, इसका रेखाएं आती हैं, तो ये रेखीय स्पेक्ट्रम की क्या नहीं कर पाता? व्याख्या नहीं कर पाता। ये रदरफोर्ड के मॉडल के दोष हैं। ये अपने को तो सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि रदरफोर्ड के मॉडल का जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग है वो है रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? नाभिक की। थैंक यू।